नमस्कार। चीन की कंपनी एवरग्रांड एक नंबर 2 कंपनी है चीन में रियल एस्टेट में और उसके डूबने के आसार दिख रहे हैं। आसार क्या मतलब लगभग पक्का है उसका डूबना। साथ में चीन में कोयले की कमी है जिसकी वजह से बिजली की कमी हो रही है और कई कंपनियों को अपना प्रोडक्शन तोड़ना पड़ा है मतलब रोकना पड़ा है। इस पूरी क्राइसिस से चीन की इकोनॉमी को क्या नुकसान होने वाला है? साथ में पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान होगा? क्योंकि पाकिस्तान तो बिल्कुल एक एक चाइना की एक और स्टेट की तरह काम करता है अब। चीन भी घबराया हुआ है और पाकिस्तान भी। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है इंटरनेशनल एक्सपर्ट गुलरेज शेख, डॉक्टर गुलरेज शेख। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। डॉक्टर साहब क्या धन्यवाद। क्या एवरग्रांड की क्या कहानी है और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इससे चीन की इकोनॉमी पर? देखिए, एवरग्रांड जो है, एवरग्रांड बोल दें या एवरग्रांडे बोल दें, जो भी आप कहते हो, मैं उसको नेवरग्रांड बोलता हूँ। तो जो नेवरग्रांड है, ये चाइना की दूसरे नंबर की लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है और वर्तमान में वो क्राइसिस में है। और क्राइसिस का जो चीज़ें अभी आ रही हैं, देखिए चाइना में चीज़ें कोई ट्रांसपेरेंट नहीं होती, बहुत ओपेक होती हैं। तो जितनी चीजें आ रही हैं कि लगभग माना जा रहा है कि 300 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ का उसके ऊपर कर्जा है और शायद 47.5 मिलियन डॉलर की जो उसको किस्त है कल वेडनेसडे के दिन उसको अदा करनी है। तो चीजें जो है वो बहुत खराब दिशा में जा रही हैं और सैलरीज तक स्टाफ को नहीं दी है और उसमें लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई चीनियों ने लगा रखी है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं इस कंपनी के विषय में, तो ये कंपनी स्टार्ट की थी अपने आप को रियल एस्टेट कंपनी के तौर पर, जो प्राइमरीली फ्लैट बनाना, घर बना के बेचने वाला काम। और आप इंडियन टर्म्स में मानो तो 70-80 लाख रुपए से लेकर 4-5 करोड़ रुपए तक के जो फ्लैट बनाकर बेचने की कंपनी थी ये। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया कि जब से चीन में लगभग 2000 के आसपास से थोड़ा जब लोन्स मिलना आसान हुए, चीनी बैंकों को खोलना शुरू किया इजी लोन डिसबर्समेंट के लिए उनकी सरकार ने, तो उसके बाद इसने बहुत रैपिड एक्सपांशन किया। ये अलग अलग योजनाएं लेकर आई। योजनाएं किस प्रकार की, जैसे आज आप इसमें पैसा लगाओ एवरग्रांड में, तो 6 साल के बाद, 7 साल बाद, 10 साल के बाद आपको आपका घर बना हुआ मिलेगा। और लोगों को उस पर इतना विश्वास था कि इतनी बड़ी कंपनी है तो मैं किस्तों में पैसा देता हूँ, आज देता हूँ, प्रॉपर्टी में ही पैसा लगा रहा हूँ। आज से 6, 7, 10 साल के बाद जब मिलेगा या तो मैं उसमें रहूंगा या फिर वो इन्वेस्टमेंट होगा तो मैं उसको किराए पे चला दूं या बेच दूं, क्योंकि चाइना में रियल एस्टेट इज रियली कॉस्टली। और अगर बड़ा बीजिंग जैसे शहर की बात करें तो रेंटल्स आर आल्सो वेरी हाई। तो लोगों ने उसके अंदर खूब इन्वेस्ट किया, अपने जीवन भर की कमाई लगा दी। और जब ये पैसा कलेक्ट होना शुरू हुआ तो ये बैंक्स के पास जाने लगे कि देखिए हमारे पास इतना पैसा है, अब हमको आप और लोन दो। तो बैंक्स खुली थी इस चीज के लिए, बैंक्स ने और लोन देना शुरू किया। फिर बॉन्ड मार्केट्स में जाकर भी इन्होंने पैसा लेना शुरू किया, शेयर मार्केट से भी शुरू किया। जब पैसा आने लगा तो इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। डाइवर्सिफाई किस प्रकार से कि इनकी जो दृष्टि थी केवल अब रियल एस्टेट तक ही नहीं रही, इन्होंने मिनरल वाटर का काम शुरू किया, बॉटल्ड वाटर का। और जैकी चैन को उसमें उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिर जैसे आपका थीम पार्क जैसे डिज्नीलैंड है, डिज्नीलैंड के तर्ज पर चीन के अंदर थीम पार्क बनाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी शायद उन्होंने कहीं पैसा लगाया। तो ये इस प्रकार के अन्य अन्य चीजों में भी पैसा लगाने लगी कंपनी। और जब ये हुआ शायद इट वाज 2017, जब चीजों को चीनी सरकार ने इस थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना शुरू किया कि अब जो कंपनीज है वो एकदम जो बिना बताए बैलेंस शीट सही इतनी हो या नहीं हो, आप चीनी बैंकों से जो लोन लेते थे उसके ऊपर उन्होंने विदहेल्ड करना शुरू किया। अब स्थिति ये आ गई कि ये कंपनी जो थी ये ब्याज में डूब गई, माल जो पड़ा हुआ है पूरी तरह से कंस्ट्रक्टेड नहीं है। बीच में इन्होंने अपने आप को चलाना शुरू किया ये करके कि आप आज कम कीमत में माल खरीद लो, माल मतलब रियल एस्टेट का माल खरीद लो। लोगों ने खरीदा भी सही लेकिन वो लंबे समय तक वो भी नहीं चल पाया। जब चीजें मार्केट में आउट होना शुरू होती है तो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है कि कंपनी डूब रही है, तो उस कंपनी के ऊपर लोगों का विश्वास खत्म होना शुरू हुआ। शेयर की बाजार, शेयर मार्केट में बिल्कुल ऊंधे मुंह शेयर बाजार में इसके शेयर गिरना शुरू हुए। तो ये चीजें फिर पूरी दुनिया भर में फैलना शुरू हुई। अभी शायद कल या परसों की बात है, हांगकांग का जो स्टॉक मार्केट है वहां पर इस कंपनी के शेयर के सेल
और परचेस पर अभी हॉल्ट कर दिया गया है। और जो खबरें आ रही हैं, हॉब्सन डेवलपमेंट जो है चीन की दूसरी बड़ी कंपनी है, इसकी राइवल कंपनी बोल सकते हैं एक तरह से रियल एस्टेट में, वो इसके जो शेयर्स है उसका मेजोरिटी स्टेक होता है 51%, 50% से ज्यादा वो खरीदने वाली है। ये बातें आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि चीनी सरकार उसको किस दृष्टिकोण से लेती है और कितना सपोर्ट करती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें चाइना के दांव पे लगी हुई है। एक तो सबसे पहले जो ब्रांड चाइना है, और डोंट फॉरगेट दैट थिंग कि जो रियल एस्टेट है वो चीन की जीडीपी का 30% पार्ट बनाता है। तो आप समझ सकते हो कि वो एक तरह से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है उनके लिए रियल एस्टेट। तो चीन के रियल एस्टेट के ब्रांड के ऊपर अगर धक्का लगता है तो उससे डेफिनेटली स्लो डाउन आएगा। फिर जो चीजें अभी सामने आ रही है, कुछ फिगर्स भी मैंने व्यूअर्स के लिए निकाल के रखे हैं इसमें, जिसके हिसाब से लगभग लगभग 171 डोमेस्टिक चाइनीज बैंक्स और 121 दूसरे अदर फाइनेंशियल फर्म्स से इस कंपनी ने पैसा ले रखा है। अब यदि एक कंपनी सपोज करो बैंकक्रप्ट होती है, जैसे वेडनेसडे के दिन ही, कल ही इनको 47.5 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ का पैसा जो चुकाना है, तो यदि ये पैसा नहीं चुका पाते हैं तो इन दैट केस क्या होगा कि कंपनी बैंकक्रप्ट होगी। जब बैंकक्रप्ट होगी तो इन बैंक्स का पैसा जो है वह भी फंसेगा। फिर साथ में अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी बहुत सारी हैं जो इनको सीमेंट सप्लाई करती थी, दूसरी चीजें सप्लाई करती थी, तो उनका पैसा भी कहीं ना कहीं अटकेगा। शेयर मार्केट पर भी फर्क पड़ेगा। जो दूसरे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स थे उसके ऊपर डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है इन चीजों का। तो ओवरऑल आप देखिए उससे क्या होगा कि मार्केट में तो सेंटीमेंट बहुत ज्यादा खराब होगा रियल एस्टेट का। दूसरा, फिर क्रेडिट क्रंच चाइना में शुरू होगा, क्योंकि फिर जो बैंक्स है ना वो घबराएंगे कि कैसे लैंडिंग करें, दूसरों को इजीली लैंडिंग नहीं करेंगे। इससे जिस गति के साथ वहां पर कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो हॉल्ट होगा। तो उससे डेफिनेटली चीन की इकोनॉमी का, क्योंकि जीडीपी का 30% पार्ट रियल एस्टेट जब है, और तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। इस कंपनी के ही लगभग लगभग बताया जाता है कि 200,000 के लगभग एम्प्लॉयज है। 2 लाख के एम्प्लॉयज होना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो ये सब इसका डोमिनोज इफेक्ट हो सकता है मार्केट के ऊपर, दूसरी रियल एस्टेट फर्म्स के ऊपर। साथ में एक बात और भी है कि चाइना का स्टॉक मार्केट पिछले कुछ महीनों से बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा है, जबकि इसके विपरीत भारत का स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा, सैल्यूटेबल उसका प्रदर्शन है। अमेरिका का भी ठीक ठाक चल रहा है, अभी यूरोप के भी ठीक ठाक चल रहे हैं। तो फिर दुनिया भर की बिरादरी में भी एक डर ये है कि एकदम से यदि चीनी मार्केट खराब होता है तो मार्केट सब इंटरकनेक्टेड है, दुनिया आज की इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। तो उसके जो डोमिनोज इफेक्ट्स होते हैं ना, उससे जो इतने अच्छे सेंटीमेंट चल रहे हैं बाजार में अब कोरोना से उभरते हुए, तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रभाव कहीं नहीं आए, ये इस बात का डर है। अब देखना ये होगा कि चीनी सरकार क्या करती है, क्योंकि अगर 300 बिलियन यूएस डॉलर इतना भी इसके ऊपर कर्ज है, तो भी कहीं ना कहीं चाइनीज सरकार इनको सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि उसके पास, चाइना के पास जितना पैसा है आज की तारीख में, वो अपने ब्रांड के साथ शायद खिलवाड़ नहीं होने दे, ब्रांड को खत्म नहीं होने दे। लेकिन फिर दूसरा, उसके सामने भी एक दो राहें पे खड़ी हो जाती है सरकार वहां की, कि यदि एवरग्रांड को आज सपोर्ट करते हैं वो, तो फिर दूसरी कंपनियां भी ऐसी होंगी, वो भी उस तरफ देखेगी कि उनको भी सपोर्ट करना। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा हम देखें इस निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले कि क्या होता है कल। क्या दूसरी कंपनी इसका शेयर खरीदती है? कल जो 47.5 मिलियन यूएस डॉलर का इनको भुगतान करना है, ये कर पाते हैं? क्या डिफॉल्ट होता है? मुझे ये भी लगता है, हो सकता है कि चीनी सरकार इस चीज के लिए वेट कर रही होगी कि इनके बहुत सारे जो दूसरे उन्होंने बिजनेस शुरू किए थे, जैसे थीम पार्क्स हुए, वो भी एक बड़ा बिजनेस था। फिर बॉटल वाटर का बहुत बड़ा बिजनेस है वहां चाइना में, उन सबको पहले ये सेल करे। और वो शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहे कि जो यूनिट्स के इन्होंने पैसा ला रखा है वो पहले कंस्ट्रक्ट करे और धीरे धीरे वहां की सरकार उसको सपोर्ट करे। तो ये देखने वाली बात है क्या होगा। लेकिन ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव में बोलूं तो इसका जो इफेक्ट आएगा ना, वो मार्केट सेंटीमेंट पे चाइना के बहुत खराब आएगा। दुनिया भर से देखिए, जो बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि ये लेहमैन ब्रदर्स क्राइसिस हो सकती है दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए, आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि लेहमन
ब्रदर्स एज एन इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वैश्विक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। इसके बनिस्बत यदि हम इसकी बात करें एवरग्रांड की, तो एवरग्रांड मूल्यतः चीन में ही है और रियल एस्टेट तक महदूद है वहां की। तो इसके जो भी मेजर इफेक्ट आएंगे वो चीन पर आएंगे। लेकिन आप ये मान के चले कि ये जो एक मार्केट का सेंटीमेंट वहां पर पड़ेगा, उसका प्रभाव चीन की इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं पड़ेगा। कितना पड़ेगा हम ओवर एक्सेजुरेट नहीं करें, क्योंकि मेरा हमेशा मानना यह है कि दुश्मन, और चीन को नंबर 1 दुश्मन मानता हूं मैं, क्योंकि फाइनली जंग तो उसी से होनी है भारत की, और निर्णायक जंग होनी है। तो हम दुश्मन का सही इवोल्यूट करते रहें कि कहाँ इसको ठोकना है, कहाँ इसकी कमजोरी है, कहाँ इसकी मजबूती है। तो इतना नहीं होगा कि चीन की इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी उससे, लेकिन इकोनॉमी पे डेंट पड़ेगा। रियल एस्टेट की इकोनॉमी पे जो 30% जीडीपी का पार्ट बनाती है उस पर डेंट पड़ेगा। चीनी जो कंटिन्यू नॉन स्टॉप कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन होगा। ब्रांड चाइना पर रियल एस्टेट में खासतौर से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ना है इससे। राइट। अच्छा, ये जो कोल क्राइसिस है, ये कोल क्राइसिस की वजह से भी चाइनीज इकोनॉमी का ऐसा लग रहा है कि वो एक और रिसेशन की ओर जा सकती है। दोनों का, पहली चीज तो कोल क्राइसिस क्या है उनका, और दूसरा कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कोल क्राइसिस और ये दोनों का मिला के। दोनों को अलग अलग रखे अभी हम। और अगर अब स्पेसिफिकली बात करें कोल क्राइसिस पर, तो कहीं ना कहीं दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा इसकी वजह से। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्ट से 1970s के दशक से चाइना को धीरे धीरे करके उन्होंने फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बना दिया। अब कोई भी फैक्ट्री होती है तो उसमें बिना बिजली का प्रोडक्शन नहीं होता। जब प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन की लाइंस रुकती हैं, तो कहीं ना कहीं सप्लाई में कमी आती है। तो जब सप्लाई में कमी आती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। और डिमांड एंड सप्लाई का जो प्रिंसिपल, जैसे अभी सेमीकंडक्टर्स की बात करें हम, तो सेमीकंडक्टर्स का, क्योंकि कोविड-19 से लॉकडाउन हुआ, चीजें डिजिटल बहुत ज्यादा मूव करने लगी। मतलब हम भी देख रहे हैं कि जब हम टीवी स्टूडियो में जाके डिबेट किया करते थे किसी जमाने में न्यूज स्टूडियो में, अब न्यूज स्टूडियो में जाते नहीं है, हम भी डिजिटली ही कर रहे हैं सब चीजें। भले ही कोविड कम हो गए नंबर्स अभी, लेकिन घर से करते हैं। तो उससे क्या हुआ कि जिन चीजों में, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही। इसीलिए आप देखिए कि अगर आपको महिंद्रा की थार गाड़ी खरीदनी है तो 10 महीने 12 महीने की उसमें वेटिंग है। और वेटिंग क्यों है? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की वजह से आज के समय सेमीकंडक्टर सब जगह लगते हैं। तो चाइना को चूंकि विश्व की फैक्ट्री बना दिया गया, तो वहां पर कुछ भी चीज रुकती है प्रोडक्शन लाइन में, तो कहीं ना कहीं सप्लाई शॉर्ट होती है, भले ही कुछ समय के लिए हो। और जब भी सप्लाई शॉर्ट साइड शॉर्ट पे जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। तो तो जब चाइना में अभी स्थिति क्या है कि बहुत सारी जगहों पर पर्याप्त बिजली नहीं है। अब बिजली क्यों नहीं है, जिसको कहते हैं ना सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड, मतलब आपने खुद अपने आप को जख्म लगा दिया, चोट लगा दी। ये चाइना की जो बिजली की स्थिति है, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है, जिसके 3-4 मेजर कारण है। एक कारण तो जो स्वाभाविक है, उसको सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं बोल सकते, वो है कि कोविड-19 से अब दुनिया उभर रही है, तो हर चीज की डिमांड बढ़ रही है। जब डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ाना है, जब प्रोडक्शन बढ़ाना है तो बिजली की उपयोगिता बढ़ती है। तो वो एक नेचुरल है। लेकिन अब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड 2-3 तरह से लगे हैं चाइना को। सबसे पहला तो ये है कि चाइना में एक स्टेट मोनोपोली जो है, कि किसी चीज की भी कीमतें जो हैं वो बढ़ती सरकार की परमिशन से ही है। अब बिजली प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज तो हैं, जिनका कोयला महंगा होता जा रहा है। कोयला क्यों महंगा हो रहा है, उसके भी अलग अलग 2-3 कारण है। उसमें भी सेल्फ इन्फेक्टेड भी है चाइना का, और नेचुरल भी है। तो नेचुरल कारण ये है कि कोयले की नई खदानों में कोई निवेश नहीं करता दुनिया में आजकल, क्योंकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता। कोल एनवायरमेंट को बहुत हानि करता है। तो जो पीआर होता है इतना खराब जाता है कि कोई भी कंपनी उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। तो कोयले में विस्तार नहीं हो रहा है प्रोडक्शन में। तो ये तो नेचुरल कारण है। दूसरा अननेचुरल कारण जो सेल्फ इन्फ्लिक्ट चाइना ने अपने आप में किया है, उसने 2 जगह रिस्ट्रिक्शन लगा दी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से उसकी एक तरह से कोल्ड वॉर चल रही है बुरी तरह से। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा कोयले का प्रोड्यूसर है। अब वो ऑस्ट्रेलिया से माल खरीद नहीं रहा है, तो वहां से आपूर्ति की कमी है।
दूसरा मंगोलिया, मंगोलिया में भी काफी प्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ करप्शन के रैकेट्स पकड़ा है वहां से। जब डीलिंग हो रही थी चाइना और मंगोलिया के बीच में, उसमें करप्शन रैकेट्स पकड़ाने की वजह से टेम्पररी वहां से रोक रखा है। तो आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो फिर जब वही बात है डिमांड एंड सप्लाई मार्केट की, कि जब आपूर्ति कोयले की नहीं है, ऑलरेडी इंटरनेशनल प्राइसेस भी उसकी बढ़ी हुई है, तो कंपनियां जो है बिजली प्रोड्यूस करने वाली कोयले से, उनको कोयला महंगा प्राप्त हो रहा है। अब महंगा प्राप्त हो रहा है तो तरीका क्या है कि बिजली महंगी बेचे। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने सीलिंग लगा रखी है कि जब तक सरकार की अनुमति नहीं हो, आप बिजली के भाव नहीं बढ़ा सकते। तो जब बिजली के भाव नहीं बढ़ा सकते, तो कंपनी को तो प्रॉफिट देखना है अपना। तो कंपनीज ने क्या किया कि वो उन्होंने बिजली का प्रोडक्शन कम कर दिया, तो इसलिए बिजली का प्रोडक्शन अपने आप कम हो गया। तीसरा जो है, जो कार्बन एमिशंस का, जो शी जिनपिंग ने कहा कि 2030 तक के पीक पे ले जाएंगे, मतलब 30 से ज्यादा जो है वो 2030 से ज्यादा कोई कार्बन प्रोडक्शन का नंबर नहीं बढ़ेगा चाइना का। अब हम सब जानते हैं कि कोयला जो है वो कार्बन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता है, और जिस प्रकार की कम्युनिस्ट ब्यूरोक्रेसी चलती है वहां पर, जब प्रोडक्शन उन्होंने बोला कम करना है आपको, तो आपको पता है ना चाइना में कैसा होता है, पॉल्यूशन कम करना है तो जितनी गाड़ियां बंद करनी हो गाड़ी बंद कर देंगे एक आदेश निकाल कर। तो वैसी ब्यूरोक्रेसी चलती है। तो अलग अलग प्रोविंसेस ने क्या किया कि ठीक है कार्बन एमिशन कम करना है, तो उन्होंने प्रोडक्शन बंद करवा दिए, खपत का कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को भी रोका होगा। ये उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हाँ ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म जो है रेड चाइना में, उसकी वजह से भी एक हुआ है। तो ये तीन चार प्रमुख कारण जो थे, एक तो मैंने आपको बताया कि कोयले का प्रोडक्शन जो है आज की तारीख में विश्व में इतना बढ़ नहीं रहा है, नंबर एक। नंबर दो, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया से जो ये लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं उस पर कई रिस्ट्रिक्शंस लगा वो। नंबर तीन, जो बिजली प्रोड्यूसिंग कंपनी है उन्होंने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया, क्योंकि चीन की सरकार ने कैपिंग लगा रखी है रेट्स बढ़ाने पर। उनको माल महंगा मिल रहा है और बेच नहीं सकते वो कीमत बढ़ा के, क्योंकि जब तक सरकार अनुमति नहीं देगी। और नंबर चार, एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि वो कम करने वाले हैं कार्बन एमिशंस, उसकी वजह से रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी, और डेफिनेटली डिमांड बढ़ना। तो ये तीन चार कारण की वजह से हुआ है। लेकिन इससे आप मानकर चले कि दो सेंटिमेंट्स होंगे। पहली बात तो दुनिया भर में कहीं ना कहीं मुद्रा फीसदी होगी, मतलब चीजों की कीमत बढ़ेगी। नंबर दो, कि चाइना को जो ग्लोबल फैक्ट्री बना रखा है दुनिया भर ने, अब विचार पहले से ही चल रहा है कि ये इसके ऊपर आप इतना निर्भर नहीं हो सकते। कोविड-19 में हमने देख लिया कि जब दुनिया चीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पर निर्भर होती है तो कितना परेशान होती है। अब वहां पर एक समस्या हो और वो दुनिया भर में फैल जाए और कीमतें बढ़ जाए, तो दुनिया पसंद नहीं करेगी। तो ज्यादा से ज्यादा जो उस पर निर्भरता कम करने की चीज है वो बढ़ेगी, और उसका भारत को, जहां इन्फ्लेशन बढ़ने का लॉस होगा, वहीं कंपनीज वहां से निकाल कर अपनी प्रोडक्शन यूनिट दूसरी जगह ले जाएगी, तो उसमें भारत को भी एक लाभ होगा। तो ये ब्लेसिंग एंड डिसगाइज एक साथ है। राइट। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है पाकिस्तान पर? क्योंकि पाकिस्तान तो बच्चा है ना चाइना का, पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, कोई और कंट्री उनसे ट्रेड नहीं करना चाहता, कोई और कंट्री उनसे, इनफैक्ट अमेरिका सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है। इसका पाकिस्तान पर इम्पैक्ट क्या होगा? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो पाकिस्तान को हो सकता है कि फिर अब कैश मिलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि उसको अगर $300 बिलियन का जो ऋण है एवरग्रांड पे, उसको भी संभालना है, अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज है उसको भी संभालना है। इन सब चीजों को यदि आपको दृष्टिकोण में रखना है, और शी जिनपिंग को अपनी जनता को भी कहीं ना कहीं खुश रखना है कि ऐसा नहीं हो कि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा माहौल बन जाए कम्युनिस्ट पार्टी में भी, तो उन सब चीजों को भी ध्यान रखना है। तो अपनी लोकल गवर्नेंस के ऊपर वो स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ठीक करने में, ताकि ये बिजली के संकट कम हो, उस पर ध्यान देंगे। एवरग्रांड और एवरग्रांड जैसे और कितने हैं आपको नहीं पता। ये चाइना है, वो हिंदुस्तान नहीं है कि मीडिया में सब चीजें फटाफट आ जाती है बाहर, या अपना राइट टू इंफॉर्मेशन लगाया और बहुत सारी चीजें सामने आ गई, वैसा नहीं होता वहां पर। तो और ऐसे कितने हैं वो वहां की सरकार जानती होगी। फिर अभी ताइवान के ऊपर जो एग्रेशन हो रहा है, उसमें कितना और खर्च करेंगे ये देखना है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में पाकिस्तान के लिए जो ग्रीन लीव्स है, जिसको डॉलर बोलते हैं, और डॉलर की जो आपूर्ति है वो कम होने के बहुत ज्यादा चांस है। लेकिन पाकिस्तान में भी एक
ठीक है मैं टीवी पे यूज नहीं करता, लेकिन क्योंकि हम यूट्यूब पे इतना तो यूज कर सकता हूँ शब्द, फैंसी शब्द, कि पाकिस्तान में भी एक कमीनापन है। वो उसको दिखाएगा कि देखो तालिबान को मैं तुम्हारे लिए पैम्पर करके रखूंगा, तुमको वहां पर इन्वेस्टमेंट करने हैं, तुमको अफगानिस्तान में कुछ एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लॉइट करना है, मिनरल्स करना है, तो पैसे दो। तो पाकिस्तान का अंदर जो कमीनापन है, जो इससे पहले कभी यूनाइटेड स्टेट्स से उसने पैसा निकाला, फिर उसने सऊदी अरब से निकाला, अब चीन से भी कहीं ना कहीं निकालेगा, लेकिन वो चीनी है वो कम नहीं है। और अगर चीन पहले अपनी इकोनॉमी को देखेगा, अपनी समस्याओं को सॉल्व करेगा, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस स्थिति में। राइट। तो ये थे डॉक्टर गुलरेज शेख, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, जिन्होंने हमें बताया कि चाइना की इकोनॉमी किस राह पे जा रही है और अब अगले 6 महीने तो टर्मोइल भरे हैं, दिक्कत भरे हैं। उसके बाद हो सकता है रिवाइवल हो, लेकिन अभी अगले 6 महीने तक चाइना की इकोनॉमी से उम्मीदें कम ही हैं। इसी के साथ एक और साथ फिर गुलरेज साहब के साथ बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।